बहादुरगंज विधानसभा में विशेष तौर पर कभी ऐसी परिस्थिति नहीं रहा कि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि विपक्ष को कभी विश्वास में लिया। चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन मैं चुनाव बहुत मजबूती से लड़ूंगा। अगर मुसव्विर आलम नहीं, उससे कोई अच्छा है तो उसको आप सपोर्ट कीजिए। नमस्कार साथियों, मैं बंटी सिन्हा सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज ग्रुप में आप तमाम साथियों और दर्शकों का स्वागत करता हूं। और इस वक्त हमारे सीमांचल एक्सप्रेस में मौजूद हैं हमारे बीच जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और 52 बहादुरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जनाब प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब। मैं आप लोगों से रूबरू कराने से पहले जो कुछ सवालात हैं वो मैं उनसे पूछना चाहूँगा और आप तमाम दर्शकों को उनके सारे सवालों के जवाब से मैं रूबरू कराऊंगा। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हम प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब का अपने ग्रुप में। तो सर, सबसे पहला मेरा ये आपसे सवाल है कि जिस तरह से पूरे देश में आपके जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं, जहां तक अपने स्तर से हो सके हर जगह खुद से पहुंचकर मदद कर रहे हैं लोगों की। इस भीषण महामारी, इस कोरोना संकट में खुद से वो मदद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एक बड़े मजबूत विपक्ष के रूप में लोगों के सामने रहते हैं। ऐसी स्थिति में आपके 52 बहादुरगंज विधानसभा में भी जो स्थानीय सत्ता जो धारी विधायक हैं उनके अगेंस्ट में एक मजबूत विपक्ष की तलाश में जो लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें मजबूत विपक्ष के रूप में लोग आपको जानते हैं, आपको मानते हैं। तो आपने अपने स्तर से इस कोरोना संकट में कहां तक लोगों की मदद की है और पहुंचाई है? देखिए, ये निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय आपदा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा है। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिसको जिस स्तर पर मदद करना चाहिए उसको इसमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें और इस आपदा की संकट की घड़ी से हम लोग उबरें। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जो हालात हो बना हिंदुस्तान में, सरकार ने चाहे आनंद फानंद में ही हो स्टेप लिया और जनता ने इसका पालन भी किया। लेकिन विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, जो आज विपक्ष में, हमारी पार्टी न सत्ता में है न विपक्ष में है। हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे माननीय नेता श्री पप्पू यादव जी अपने स्तर में जो उसके जीवन से ही उसके चरित्र में सेवा भावना है, उस भावना को लेकर वो अपना संघर्ष किया और जहां तक है हमारा दल हर संभव हर जगह, किशनगंज में भी हम लोगों ने घूम घूम के लोगों को समझाया। अभी इस वक्त जो संकट की घड़ी है, लोगों को सामाजिक स्तर पर जागरूक करने की आवश्यकता है, जो हमारे दल के लोगों ने घूम घूम के किया और लोगों को प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर में जाके लोगों को समझाया और यथासंभव जो बन पड़ा वो उसकी वो मदद की। लेकिन हमको दुर्भाग्य इस बात का लगा कि जब भी भारतीय राजनीति या भारतीय सामाजिक परंपरा जो हमारा है, उसमें जब भी राष्ट्र के समक्ष कोई आपदा आया है, कोई विपत्ति आई है, कोई मुसीबत आया है, तो उस वक्त सत्ता और विपक्ष की दूरी कोट गई है। कोई सत्ता पक्ष रहा है न कोई विपक्ष रहा है, बल्कि सारे लोगों ने मिलकर संकट का सामना किया। ये हमारा इतिहास है। लेकिन पहली बार हमको देखने में आया कि सत्ता भी अपने अहंकार में रहा और विपक्ष भी कुछ सपोर्ट करने के बजाय वो सिर्फ क्रिटिसाइज ही किया। जो बिहार का मुख्य विपक्षी दल है उन्होंने भी कोई सकारात्मक भूमिका अदा नहीं किया। सर, यहाँ आपके विधानसभा की बात हो रही है, आप अपने स्तर से अपने जो मजबूत एक विपक्ष का रोल होता है, क्योंकि एक बड़ा जन समर्थन आपको मिला था पिछले चुनाव में, तो ऐसी स्थिति में लोग आपसे भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो प्रवासी मजदूर भाई हैं हमारे। और एक सवाल इसमें यह भी है सर कि प्रवासी मजदूरों के लिए जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उसमें सरकार के द्वारा दी जा रही बहुतों तरह की सुविधाएं मिल रही है, बावजूद इसके बहुत सारे लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा नाम मात्र का सुविधा उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में आपने अपने विपक्ष का रोल किस तरह से अदा किया? देखिए, सबसे पहले बार की सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया, उसमें सुविधा की बात कही। शुरुआती दौर में राशि के अभाव में कभी मुखिया के नाम कहा कि मुखिया खर्चा करेगा, कभी सीओ साहब खर्चा करेंगे या बीडीओ साहब खर्चा करेंगे। थोड़ा सा अफरा तफरी हुई, लेकिन शीघ्र ही वो व्यवस्थित कर लिया गया। अच्छा खाना भी मिला। लेकिन एक बैग जो कोई मामला बनता है, चाहे किट्स देने की बात हो, चाहे स्कूल कॉलेजों में जहां सेंटर बनाया गया वहां पंखा पहले से उपलब्ध नहीं था,
पानी की व्यवस्था नहीं थी, उसको पूरा करने में समय लगा। लेकिन हर संभव, मैं प्रशासन को दोष नहीं दूंगा, प्रशासन के सभी, चाहे पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, उन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। थोड़ी बहुत कमी बेसी हुई उसमें, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं हर संभव प्रयास किया। अंत में सरकार को एक निश्चित सीमा रेखा तय करना था। पहले तय किया गया, सरकार भी दुविधा में रहा। कभी ये आदेश दिया गया कि क्वारंटाइन सेंटर में सबको रखना है, 14 दिन रख के तब छोड़ना है। बाद में ये तय हुआ कि सिर्फ जो महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं या दिल्ली से आए हैं उनको रखा जाए, बाकी लोगों को छोड़ दिया है। इस बीच में कुछ लोग आए और वो सेंटर पर गए भी नहीं और संशय की स्थिति थोड़ी सी बनी रही कि कहाँ जाना है हमें। सरकार सर, इसमें एक सवाल और है कि जिस तरह से पूरे जिला स्थित जितने भी प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, मैंने कुछ विधानसभा के क्वारंटाइन केंद्रों का जायजा लिया, जहां जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई लोग रहते हैं उन्हें सरकार द्वारा जारी निर्देश के बावजूद स्थानीय बीडीओ, सीओ अथवा जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में मनरेगा जॉब कार्ड मुहैया कराया गया। तो ऐसी स्थिति में आपके विधानसभा क्षेत्र में जो क्वारंटाइन सेंटर है, उन सारे सेंटरों में जो प्रवासी मजदूर भाई लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब तक उनको जॉब कार्ड निर्गत नहीं किया गया है। इसमें आप किसकी विफलता समझेंगे? देखिए, इस मामले में मैंने भी कई सेंटरों का, टेरागाछ हो, बहादुरगंज हो, दिघल बैंक हो, मैंने कम से कम दर्जनों सेंटरों का हम लोगों ने दौरा किया। ईद के दिन इत्तेफाक से हमारे डीएम साहब भी आए हुए थे, मैं उनके एसपी साहब भी आए हुए थे, वो लोग ईद की मुबारकबाद दिए, हम लोग भी उनके साथ रहे। अच्छा एक प्रदर्शन किया गया कि उनका भी ईद मनाया गया, जो क्वारंटाइन, ये सरकार का अच्छा पहल था कि उसको ईद की खुशी भी क्वारंटाइन सेंटर में भी देने का प्रयास किया गया। सरकार ने प्रयास किया, लेकिन क्यों इतनी अफरा तफरी के मामलात में हुआ कि थोड़ा सा होच पोच की स्थिति बन गई। इसमें सबसे अहम रोल होता है स्थानीय जनप्रतिनिधियों का। हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि सिवाय उनकी कहता है कि सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बयानबाजी करने के बजाय कुछ भी नहीं किए। अभी हम बगल के विधानसभा क्षेत्रों में देखते हैं, कोचा दामन हुआ, ठाकुरगंज हुआ, जॉब कार्ड बांटा गया। बहादुरगंज में भी शायद शुरुआत हुई, कुछ लोगों को दिया गया, लेकिन अब कहता है कि आप बाद में दे देंगे, मुखिया दे देगा, शिविर लगा के बांटेंगे। मैंने इस संबंध में वीडियो बहादुरगंज से बात किया, वीडियो टेरागा से भी बात किया। वो कहा कि ये मेरा ड्यूटी नहीं है, वो पीओ देंगे, तब आप बात कीजिए डीडीसी साहब से। हमने एसडीओ साहब से रात को बात किया, एसडीओ साहब बोला कि मेरा ये नहीं है, आप डीडीसी साहब से बात कीजिए। डीडीसी साहब को कहे तो कहा कि हम देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि पूर्ण रूप से इस मामले में असफल रहे, उसको आगे बढ़ना चाहिएगा। हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, हम लोग तो भाई विपक्ष के लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सरकार दूसरे की है, हम लोग फिर भी अपने स्तर पर जहां हुआ, मैंने दर्जनों सेंटर का हम लोगों ने दौरा किया, हम लोगों से जो बन पड़ा गया, कुछ लोगों को हम लोगों ने मास्क भी दिया। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए जमहूरियत का तकाजा है कि जब तक एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा, सत्ता पक्ष अपने आप में सो के रहेंगे और पब्लिक जो है, जो आम जनता है, उसको सुविधाओं का अभाव हमेशा रहेगा। सर मेरा एक और सवाल है, 1 मिनट सुना जाए। निश्चित रूप में जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता था कि अभी राजनीति न करे और वो विपक्ष के लोगों को भी सामाजिक अपने साथ लेकर के इस संकट की गढ़, लेकिन कभी भी ऐसा परिस्थिति नहीं आया। बिल्कुल, इस बहादुरगंज विधानसभा में विशेष तौर पर कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आया कि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि विपक्ष को कभी विश्वास में लिया। चलिए सर, मैं आपसे कुछ और सवाल, 1-2 सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने पिछले चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में माननीय नीतीश जी के पार्टी से टिकट न मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ा था, तो अब जैसे राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी किशनगंज ने अपने सभी प्रखंड निर्वाची पदाधिकारियों को मतदान केंद्रों की समुचित व्यवस्था का जिक्र किया और उनसे राब्ता कायम कर उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में जब चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही है, तो आप अपने दल में ही बने रहेंगे बिहार विधानसभा चुनाव तक, या फिर पुनः आप नीतीश जी के पार्टी से अपना भाग्य आजमाना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जिस दल में हूं निश्चित रूप से उसी दल में हूं। हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि बिहार आज के जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है पूरे भारत का, गठबंधन की सरकार चल रही है, गठबंधन से हम भी चाहते हैं कि हमारा दल भी चाहता है कि बिहार के हित में किसी दल के साथ गठबंधन किया जाए।
हम लोग इसके लिए बिहार के हित के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बाहर की राजनीतिक परिस्थिति है कि आज जाति आधारित, वर्ग आधारित राजनीति पर विश्वास लोग करते हैं। हम लोग जाति और वर्ग या धर्म के आधार पर राजनीति करना नहीं चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई गठबंधन हम लोग के साथ हुआ तो उनके साथ जाएंगे, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम लोग अपने दल से चुनाव लड़ेंगे। या विशेष परिस्थिति आई, मेरा नेता, मेरा दल भी अगर कोई ऐसा परिस्थिति उत्पन्न करता है तो मैं चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन मैं चुनाव बहुत मजबूती से लड़ूंगा। मैं तमाम युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आज भारतीय राजनीति में कोई दल नहीं है। दल उसको कहा जाता है जो अकेले बलबूते पर चुनाव लड़के सरकार बनाया जाता है। ऐसी सरकारें बन रही है जो एक दल चुनाव में एक दूसरे को गाली देता है, एक दूसरे से खिलाफ लड़ता है। जब सरकार बनाने की बात आती है तो मिलकर सरकार बनाता है। यहाँ कोई नीति उसूल नहीं है। मैं किशनगंज के जनताओं से, विशेष तौर पर युवाओं से कहूंगा कि आज 70-72 साल बाद भी किशनगंज का तकदीर नहीं बदला। यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति हुई, अगले पिछड़े के नाम से राजनीति हुई और लोग भय में वोट दिया। इसलिए मैं इस बार आह्वान करूंगा कि समय आ गया है कि जाति, धर्म, वर्ग से उठ करके इस बार राजनीति करें, इस बार वोटिंग करें। चाहे प्रोफेसर मुशर्रफ आलम नहीं, उससे कोई अच्छा है तो उसको आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन इस तरह के लोगों को जो जाति की राजनीति करता है, धर्म की राजनीति करता है, बाहुबल की राजनीति करता है, पैसे की राजनीति करता है, ऐसे लोगों को नकारिए। आज 15-20 साल से किशनगंज जिला में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ खाना पूर्ति हुआ। चलिए सर, तो क्या आपकी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पप्पू यादव जी से कोई बात हुई है कि आप कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर गठबंधन होगी, या फिर आपके जो सुप्रीमो है जाप पार्टी के, वो क्या निर्देश दिए हैं अब तक आपको? अब अभी तक हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एक किसी गठबंधन के साथ मजबूती से जाएं, जहां हमको सम्मान दिया जाए, और फिर बातचीत के जरिए हम लोग अपना सीट में चुनाव लड़ेंगे। अन्यथा नहीं आए तो हम लोग एक तीसरा विकल्प के लिए प्रयास करेंगे। तीसरा विकल्प नहीं तो फिर हमारी पार्टी मजबूत है। हम लोग अपने स्तर पे अलग से लड़े थे, तो लड़क से लड़ेंगे। हमने बिहार में जो बाढ़ आया, पटना डूब गया, उस समय मदद किए। आज भी हमारे नेता ने, आज में टेरागाछ में हमने एक बस दिल्ली से लाने का काम किया। 1000, 1500, 500 रुपया देके हम लोगों ने मदद किया, हम लोगों ने मांगा। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे संजय सिंह जी को, आम आदमी पार्टी के माननीय सांसद को। उन्होंने में हमको सपोर्ट किया, आर्थिक मदद की कि लोगों को मदद करने के लिए। सर, अंतिम सवाल है मेरा कि सवाल नहीं है, ये आपके द्वारा संदेश देना है कि कोविड-19 जो इतनी बड़ी महामारी पूरे देश में चल रही है, इस संबंध में आप सीमांचल सहित देशवासियों को अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार से जो पन पड़ा, जो उसकी स्थिति थी, जितना वो सक्षम था किया, लेकिन सरकार की स्थिति अब ऐसी नहीं है कि वो विशेष कोई मदद कर सके। इसलिए मैं आह्वान करता हूं सीमांचल वासियों से, बिहार वासियों से कि इस कोविड-19 से बचने का एकमात्र उपाय है आप अपनी सुरक्षा सेवन करें, खुद करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार के चिकित्सा विभाग द्वारा जो निर्देश आपको प्राप्त है उसका 100% पालन करें। ये अगर आप सक्षम हैं इस मामले में, चाहे आप सोसाइटी में हो, किसी सार्वजनिक सभा में हो, अगर इसका आप पालन करेंगे तो स्वतः इस संकट से हम उबर जाएंगे, ऐसा हमको विश्वास है। और निश्चित रूप से आपदा पहले भी आई है, आज भी आया हुआ है। हमको डरना नहीं है, हमको घबराना नहीं है, बल्कि इससे दूर रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है, या जो मास्क पहनने का है, सैनिटाइज करने का है, साबुन से हाथ धोने का है, इन सारे मसलों को तमाम युवाओं से आह्वान करूंगा कि आप बिस्किट का पैकेट बांटने के बजाय, बिस्किट का पैकेट से मदद करने के बजाय, मूढ़ी का पैकेट से मदद करने के बजाय, आप जत्था बनाकर गांव-गांव घूमें और गांव के आम जनताओं को समझाएं, जागरूक करें। वो सबसे बड़ा ये होगा। आज भूखे मरने की स्थिति कम से कम नहीं है हमारे किशनगंज जिला में। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे सीमांचल एक्सप्रेस में इतना वक्त देने के लिए। धन्यवाद।